बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं जब्बार खान। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के क्षेत्रीय दल अक्सर गाहे बगाहे केंद्र सरकार के सामने सीना ठोक करके ये बात कहते हैं कि साहब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जाती, या फिर अगर किया गया तो फिर उसे पब्लिक क्यों नहीं किया जाता है। मगर हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं वो इससे पीछे भागते हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदुत्व उसकी राजनीति की धुरी है और हिंदू समाज को जातियों में बांट करके वो फायदा नहीं उठा सकती है। राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं। कांग्रेस भी कुछ इसी तरीके से जातीय जनगणना को पब्लिक करने के लिए पीछे रहती है, क्योंकि 2011 में जातीय जनगणना की गई लेकिन उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। लेकिन इन दिनों फिर से बिहार में, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और दूसरी ऐसी पार्टियां इस बात को लेकर के एक बार फिर से आवाज उठा रही हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही क्षेत्रीय दल वहां भी आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना होना बेहद जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि कितनी आबादी है उन जातियों की, इसके लिए कार्यक्रम तय हो सके ताकि वो विकास की मुख्य धारा में आ सके। हालांकि हाल में ही केंद्र सरकार ने एक कानून पास कर दिया जिसके जरिए से राज्य सरकारें अब अपने अपने राज्यों में ओबीसी की लिस्ट बना सकती हैं, यानी कि ओबीसी में किसी जाति को शामिल कर सकती हैं या किसी जाति को निकाल सकती हैं उस लिस्ट से। तो ऐसे में गुर्जर, जाट या फिर महाराष्ट्र के अंदर मराठों के रिजर्वेशन के साथ साथ में कुछ और जातियों को रिजर्वेशन लेने की मांगें अब राज्य के स्तर पर बढ़ने लग जाएंगी। आज हम इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है। हम अपने मेहमानों की तरफ जाएं, उनका तारुफ आपसे कराएं, उससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रख देते हैं जो आप ही के बीच से आए हैं कि ओबीसी बिल का मकसद क्या है जो बीते दिनों लाया गया राज्य सरकार को अधिकार देने का। इस बिल से किसको फायदा, किसको नुकसान, क्या केंद्र सरकार इसका फायदा उठाना चाहती है, चुनावी कनेक्शन क्या इस बिल का है, यानी कि बीते दिनों जो केंद्र सरकार ने किया, राज्य किस आधार पर अब ओबीसी की सूची तैयार करेगा। ये सारे वो सवाल हैं जिसको लेकर के अब, क्योंकि एनडीए में खुद मतभेद है जातीय जनगणना को लेकर के। सहयोगी दल ये कहते हैं कि साहब इसे पब्लिक किया जाए, इसे कराया जाए, मगर बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे सीधे सीधे कराते हैं। शबनम पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर। स्वागत है मैडम आपका। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जैतिलक जी हैं, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में दूसरे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अतुल सक्सेना जी हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में शबनम पांडे जी आपसे करना चाह रहा हूं कि योगी सरकार ने 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक आयोग बनाया कि ओबीसी में अब हम कैटेगरी बनाएंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, उसके आधार पर हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे। अब तो केंद्र सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी कि जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जो जातीय जनगणना है, बिना इस जनगणना के किए आधार क्या होगा कि किस जाति को इस ओबीसी में शामिल किया जाए, यह रिजर्वेशन कितना कितना मिलना चाहिए उन जातियों को ओबीसी में? देखिए जब्बार जी, आप ये जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो छत्रक पार्टियां हैं वो ओबीसी छत्रक पार्टियों में कुछ जो कि अभी सत्ता में कभी आए नहीं हैं, लेकिन वो पनप रहे हैं। वो पिछड़ी जातियों को 3 भागों में बांटने की बात करती थी। हमारी पार्टी ने भी इस आधार पर कि वो जो बहुत पिछड़े, जिनको कि कभी भी आरक्षण का लाभ ना मिला हो, बहुत ही आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे पिछड़े नहीं नहीं, रहे हैं। आप सैद्धांतिक बात कर रही हैं, उसूली बात कर रही है। मेरा सवाल यह है कि जातीय जनगणना के पक्ष में बीजेपी क्यों नहीं है? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी बात है कि ये मैं मानती हूँ कि आजादी के बाद पहली ऐसी पार्टी है जिसने जातीय जनगणना को नकारा है, कहा है कि अब इस तरीके की जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। उसका आधार यह है कि आजादी के समय हमने जिस तरीके की भारत का सपना देखा था, उसमें ये था कि अब का दौर देखा जाए तो लोकतांत्रिक या संवैधानिक तौर पे अब हम मजबूत हो चुके हैं। हमारे जो शासन प्रणाली आप है दूसरी तरफ जा रही हैं, उसमें अतुल सक्सेना जी को भी लाया जाए इनके साथ। आप दूसरी तरफ उसमें जा रही हैं शबनम पांडे जी। मेरा कहना मैं यह है मैं कि आपको राज्य यही सरकारों बता को रही हूँ। अधिकार मिल गया,
ओबीसी में अपने यहां राज्य के अंदर ओबीसी में शामिल करने या हटाने के लिए वो आधार क्या होगा? उन जातियों के बारे में आप कैसे जानेंगे? आबादी कितनी है, स्थिति कैसी है? जातीय जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? लेकिन हम अब देश हमारा इतना आगे बढ़ गया कि हम जातीय जनगणना नहीं जाति में बांटना नहीं चाहते देश को, इसलिए अरे हमने मैडम, ये आप जो कमाल की जाति बात कर रही हैं। जातीय जनगणना करने से जातियों में देश बट कैसे जाएगा? ये कैसे देखिए बट जिस जाएगा? जी, अतुल सक्सेना जी, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए जब्बार भाई है क्या कि ये भाजपा के जो हमारे साथी बैठी हुई हैं यहाँ पे, इनका स्टैंड क्लियर है। भाजपा का स्टैंड ये है कि वो जातीय जनगणना कराती ही नहीं है क्योंकि वो पिछड़ा के विरोधी है। आप देखिए जब्बार भाई, 1931 में पहली बार जातीय जनगणना हुई, ठीक है। जिसके आधार पर जो है 52% ओबीसी की बात कही गई। उसके बाद ये बात सही है कि हर 10 साल में जाति जनगणना होती है, जी परंतु जातीय जनगणना जैसा भी आप बता रहे थे कि 2011 में हुई, जी तो कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, जी दोनों ने ही पिछड़ों को छलने का ठगने का काम किया है। आप देखिए 2011 में जब जातीय जनगणना हुई, जी तो जैसे बीजेपी आंकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहती है, उसी तरीके से 2011 में भी जातीय जनगणना के आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं करे गए और पिछड़ों के साथ ये जो है अन्याय हुआ। आप देखिए हर 10 साल पे जो जनगणना होती है, और अभी आप नीतीश जी का नाम ले रहे थे, मांझी जी का नाम ले रहे थे, तो यहाँ विधानसभा से बिहार में पारित हो चुका है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और ये इन्हीं की तो डबल इंजन की सरकार है। भाई आप बताइए, नीतीश जी की बीजेपी की साझा सरकार बिहार में चल रही है, तो ये जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? शबनम पांडे जी, देखिए, और ये एक बात मैं और बोलना चाहूंगा जब्बार भाई, देखिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है और बड़ा संवेदनशील विषय ठीक है, है। शबनम पांडे जी इसके रिस्पॉन्ड आधार करें। पर मैं ही अपने दोनों क्योंकि मेहमानों की इसके तरफ आधार जाऊं उससे पहले क्योंकि एक मेरा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से करीब करीब 234 जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं, और अगर देखा जाए तो करीब करीब 67% रिजर्वेशन का लाभ कुछ ही जातियों को मिल पाता है। 67%। कुछ जातियां जिसमें यादव भी हैं, जिसमें कुर्मी भी हैं, जिसमें कई 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 सारे ऐसे दूसरे लोग हैं। सवाल यह है, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अरविंद जयतिलक जी, पीयूष पंत जी, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। सवाल यह है कि एक तरफ राज्य को अधिकार तो मिल गया, योगी आदित्यनाथ ने एक आयोग बनाया, राघवेंद्र आयोग, जिसकी सिफारिश ये थी कि इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा। बहरहाल वो मामला कोर्ट में है, लेकिन बिना जाने कि कितनी आबादी किस जाति की है, ये कैसे संभव है कि उसको इंसाफ मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके? बिल्कुल जवाब सही कहा है। देखिए 47 के बाद तो भारत जो है जातियों का खौलता हुआ कुंड बन चुका है। ऐसा इसलिए कि जातियों की लामबंदी के सहारे भारत में राजनीति खूब सधी है। आपने देखा कि मंडल के बाद किस तरह से जो क्षेत्रीय छत्रप जो रहे जातियों के सहारे जो है सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुए। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, एक लोकतंत्र में ऐसा होता भी है, क्योंकि जातियों की अपनी अस्मिता है, उनकी अपनी भागीदारी है, उनको लेकर के जो उनके झंडा बरदार हैं, चिंतित रहते हैं, उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, आपका जो प्रश्न है कि जातीय जनगणना के बिना जो है जातियों का आंकड़ा को कैसे जाना जा सकता है या उनकी भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। बेशक जातीय जनगणना होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो आप बिहार की बात कर रहे हैं अतुल जी, तो वहाँ पे नीतीश कुमार भी इसके हिमायती हैं और वहाँ पे आरजेडी भी हिमायती है। मुझे लगता है कि कल की तारीख में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी इसकी हिमायत करेगी। इसलिए करेगी कि उसे मालूम है कि अगर हम जातीय जनगणना नहीं कराते हैं तो आने वाले वक्त में जो है उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि जो 2017 में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज फॉरवर्ड पार्टी नहीं रह गई है, पिछड़ों की पार्टी हो गई है। आपने देखा कि किस तरह से जो गैर यादव जातियां हैं उत्तर प्रदेश में लामबंद हुई और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में कामयाब हुई। लेकिन सवाल यहीं तक नहीं है, जब यह जो जाति जनगणना होगी और जिस तरह से उसके बाद जो घमासान मचेगा, जो सामाजिक स्तर पर जो और तरह के सवाल उठेंगे, यानी कि पीयूष पंत जी, बीजेपी या फिर मौजूदा वक्त में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जाति जनगणना होने के बाद में अगर ये पता लगेगा कि कौन सी जाति जिसकी आबादी कम हो रही है, कम होती जा रही है, वो लोग इस कानून का क्या विरोध कर सकते हैं? क्या ऐसा भी है क्या, या फिर अपनी अपनी स्थितियों को जान करके ज्यादा हंगामा होगा? बीजेपी का क्या वो लॉजिक सही है कि समाज में ताना बाना बिखरेगा? पीयूष पंत जी, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ताना बाना बिखरेगा नहीं अगर उसको प्रॉपर तरीके से डील किया जाए।
लेकिन अगर उसको सिर्फ राजनीति के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये बात सच है कि क्योंकि देखिए उससे होगा क्या, अभी तक जो मलाई खा रहे थे, खासकर जो अपर कास्ट जो है, जी ठीक है, बीजेपी की जो बीजेपी की जो एक मनस्थिति है और कोई डायलेमा उसका ये है कि अभी तक अपर कास्ट सारे पदों पे सब जगह जो है 20% होते हुए जो है वो काबिज। और ये जब जातीय जनगणना होगी तो उसमें निश्चित रूप से उसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उतनी हिस्सेदारी उसको चाहिए कि उसमें हो सकता है कि इसमें, और ये एक आकलन किया गया है कि हो सकता है कि 35 से लेके 65% तक जो है ये इसमें ओबीसी कास्ट की अगर का ये इसमें सर्वे किया जाता है तो आ सकता है। तो उस हिसाब से आपको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी जातियां हैं, लगभग जो है कि आप देखिए 5000 के आसपास जो है जातियां हैं जो, और जब इतनी अभी जातियों को नहीं मिल रहा, अभी सिर्फ 10 जो जातियां हैं ओबीसी में जो है वही डोमिनेंट है, जो फायदा उठा रहे हैं अभी तक जो है। तो निश्चित रूप से अब चूंकि अगर 50% की जो सीमा है वो बढ़ती नहीं है तो निश्चित रूप से एक और जाहिर तौर पर 50% वाली सीमा तो फिलहाल बढ़ती हुई दिख नहीं रही है और फिलहाल वो मुमकिन तो लग नहीं रहा। संकट पैदा होगा कि आखिर किसको कितना हिस्सा दिया जाए उसमें, तो ये एक स्थिति पैदा तो होगी। ऐसे में पीयूष पंत जी, अभी चाहे आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, रामदास अठावले हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी आज एक बयान आया, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो अभी जातियों की जनगणना की बात करती है, और जब यह होगा कि उत्तर प्रदेश में या राज्य में कैटेगरी कर दी जाए 67%, जिसमें मैं आपको बताऊं कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें करीब यादव, अहीर, जाट, कुर्मी, सुनार, चौरसिया, इन जातियों को करीब 67% लाभ मिलता है। अगर इनको कैटेगरी 1 में रख करके इनको लिमिटेड कर दिया सरकार ने तो एक हंगामा तो फिर से होगा। ये जातियां तो कहीं ना कहीं तो हंगामा तो करेंगे ही। इसका सॉल्यूशन अरविंद जयतिलक जी फिर निकलेगा क्या? अगर जो मौजूदा स्थिति है, अगर सरकार ओबीसी कैटेगरी में अन्य जातियों को शामिल करती है तो महाराष्ट्र में जो है मराठा को अगर दिया जाता है आरक्षण तो वहाँ धनगर जो है विरोध करेंगे, हरियाणा में जाट को दिया जाता है तो वहाँ सैनी और गुर्जर विरोध करेंगे। इसी तरह जो है गुजरात में दिया जाता है तो पटेलों के खिलाफ जो है वहाँ पे ठाकुर जाति जैसी पिछड़ी जातियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस स्थिति में जो है सरकार के पास जो है बहुत कम जो है ऑप्शन रह जाएंगे। पिछड़ी जातियों को संभालना, उनके अंदर जो मोर्चाबंदी, खेमेबंदी चालू होगी वो अपने आप में जो है बहुत ही सरकार को परेशान करने वाला होगा। और जब जाति जनगणना की स्थिति जब स्पष्ट होगी, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी, जो उसके प्रमाणिक और ठोस जो नतीजे आएंगे उस आधार पर फिर 50% से आगे बढ़ना होगा। उस स्थिति में जो है अभी देखिए रोहिणी कमेटी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी स्पष्ट रूप से उप श्रेणीवार की जो बात चल रही है उसको भी सामने लाना होगा। यानी जातियों की जो पेचीदगी है आरक्षण को लेकर के, या कहीं ना कहीं जो है जो सरकारें आज जो उछल कूद मचा रही है उनके सामने विकट स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन हाँ, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर जातियों को, देखिए केंद्रीय सूची में 2700 जातियां केवल 1000 जातियों को लाभ मिला है, 1700 आज भी हाशिए पर है, उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में सबकी अपनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उनको लाभ मिलना चाहिए। तो इस दिशा में पीयूष जी ने बहुत सही बात कहा कि अगर ढंग से अगर इसका जो है सॉल्यूशन निकाला जाए तो स्थिति अच्छी हो सकती है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, आपने जस्टिस रोहिणी की रिकमेंडेशन की बात की, उस आयोग की बात की। 2017 में मैं दर्शकों को बताऊं कि मोदी सरकार ने जस्टिस रोहिणी की एक कमीशन बनाई और उसके बाद में उसको एक्सटेंड लगातार किया जाता रहा। 4 श्रेणियों में बांटने का प्लान है इस कमीशन के मुताबिक। 4 श्रेणियों में, पहली श्रेणी को 2% रिजर्वेशन मिले ओबीसी की जातियों को, दूसरी श्रेणी को 6%, तीसरी को 9% और चौथी श्रेणी को यानी कि जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं उनको करीब 10% रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। मगर क्या ये सारा इतना कुछ आसान होगा? मैं पीयूष पंत जी आपकी तरफ आऊं इससे पहले, अब ऐसे में अतुल सक्सेना जी, आप इन दोनों से, केंद्र की पॉलिसी और उस आयोग से, जस्टिस रोहिणी कमीशन या जस्टिस राघवेंद्र आयोग जो है उत्तर प्रदेश में, दोनों से आप सहमत हैं? जो कैटेगरी वाइज देने की बात की जा रही है, सपा उसका समर्थन कर रही है? देखिए ये बिल्कुल ठीक है, पर बात यहाँ ये है जब्बार भाई कि जैसे अभी अरविंद जी हमारे कह रहे थे कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराने से पीछे नहीं हटेगी। अरविंद जी को मालूम होना चाहिए कि सदन में साफ तौर पे बीजेपी के द्वारा एक क्लियर स्टैंड दे दिया गया है कि जातिगत गणना नहीं होगी और ये लिखित में दिया गया है।
और जो आप बता रहे हैं कि राज्यों को अधिकार दे दिए गए हैं, ये नहीं, अधिकार बिल्कुल पहले ठीक भी आप था कह रहे हैं। 1993 से। नित्यानंद राय केंद्रीय गिरिराज मंत्री, उनका यह बयान था कि 2021 के जनगणना में एससी एसटी को ही शामिल करने के पक्ष में फिलहाल केंद्र सरकार है। ये बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। और ऐसे में पीयूष पंत जी, ये कई सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। केंद्र सरकार जो कर रही है, जो कर चुकी है, यानी कि राज्यों को अधिकार तो दे दिया, लेकिन जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। और ऐसी स्थिति में क्या ये सिर्फ चुनावी माइलेज लेने के लिए रह जाएगा कि केंद्र या राज्य की सरकारों को जो लगेगा, जैसे लगेगा, जिन जातियों को शामिल करना होगा उनको वो अपने हिसाब से शामिल कर लेंगे, वैसा वो स्ट्रक्चर बना करके? हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए ये बिल्कुल एक तरह से एकदम, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है मुझे लगता है, और 5 राज्यों के भी चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश खास करके चुनाव जो है, जहाँ पे जाति समीकरण बहुत मायने रखते हैं और जहाँ ओबीसी का जो प्रतिशत बहुत ज्यादा है वहाँ। और इसीलिए आपको याद होगा कि पिछली बार जो है जिस तरह से ओबीसी को कंसोलिडेट किया था भाजपा ने और एक डिप्टी सीएम भी बनाया, हालांकि वो अपने को क्लेमेंट मानते थे सीएम के, इसलिए मौर्य जी वो दुखी भी हैं और वो गाहे बगाहे अपनी नाराजगी दिखा भी रहे हैं चुनाव के पहले। तो ये पूरा का पूरा ओबीसी बैंक को अपने पक्ष में लाने की कवायद है सभी राजनीतिक दल द्वारा, मुझे लगता है पूरी तरीके से। इसीलिए दिक्कतें आएंगी। लेकिन अभी ये भी बात चल रही है कि जिस तरह से, और राज्य को जो दिया गया है, ये भी मेरा मानना है कि केंद्र सरकार ने, खासकर भाजपा ने, ये यूपी सरकार को ये एक हथियार दे दिया है अपने हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से जो है वो जो है कि उन जातियों को शामिल कर ले उन लिस्टों में। हालांकि ये प्रावधान पहले भी था, 2018 में जो है ये बीजेपी सरकार ने ही इसको एक अमेंडमेंट ला के इसको हटाया था उसमें से, स्टेट लिस्ट में से, जो ओबीसी के रिजर्वेशन को वो सेंट्रल में पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देते वक्त। जी, मुझे ये भी खबर है कि ऐसा भी है कि शायद जो है, जैसे जो अभी ओबीसी वाले हैं, खासकर यादव, और ये जो वोट बैंक दूसरी पार्टियों के हैं, उसको जो है ओबीसी में से हटाने की ये कवायद चल रही है, और दूसरी जो है, और दूसरी जातियों को अपने मन मुताबिक जो है, जिनका वोट अच्छा खासा वोट बैंक है, उनको लाने की कोशिश हो रही है। ये एक पॉलिटिकल मुझे लगता है एक्शन है, और इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होने जाएगा, और सभी पार्टियां इसमें चाहती है, क्योंकि ओबीसी एक वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे। मगर शबनम पांडे जी, क्या आप इससे सहमत हैं? और साथ ही साथ मेरा सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जिन जातियों को ओबीसी के अंदर ज्यादा फायदा मिलता है, उसमें कुशवाहा, उसमें कुर्मी, उसमें यादव, और उसमें ऐसे करीब बहुत सारी जातियां शामिल हैं, चौरसिया हैं, सुनार हैं, अहीर हैं, यादव हैं। क्या आप ही की सरकार में, आप ही की पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अब जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ये सारे लोग भी क्या इससे सहमत हो पाएंगे अगर ये कैटेगरी वाइज उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया? जी, कुछ डिले आवाज। जी शबनम जी। जब्बार जी, हमने पहले भी कोर्ट में भी लंबित था हमारा मामला, हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा था। कुछ जातियों को जिनको लगातार लाभ मिलता रहा, उनके लाभ के परसेंटेज को देखकर हमने वो कैटेगराइज किया था। जो हाशिए पे रहे ओबीसी में जो जातियां, उनको हमने मैक्सिमम लाभ देने की बात की थी और इस कैटेगरी को बनाया था, लेकिन फिर ये कोर्ट में लंबित रहा, और क्योंकि राज्य सरकार को इस अधिकार नहीं था कानूनन, तो इसलिए वो हाशिए पे चला गया। लेकिन पहले तो था ही, आप ही की केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की केंद्र की सरकार ने इसे बाधित कर दिया था 2018 में। जी नहीं, निश्चित तौर पे कानूनन नहीं अधिकार था, इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने, लेकिन इसी को अमेंड करके अभी ये अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, और इससे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और जो हाशिए पे ओबीसी की जो अन्य जातियां रही हैं, वो सब इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन सभी की ये मांग थे कि आरक्षण तो मिल रहा है ओबीसी में। तो क्या शबनम पांडे जी, मैं ये समझूं कि आप इसलिए जातीय जनगणना के फेवर में नहीं है बीजेपी, क्योंकि जो आपकी राजनीति की जो धुरी है वो हिंदुत्व मानी जाती है, और ऐसे में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तमाम जातियों को एक साथ ला करके हिंदुत्व को आगे ले जाने की आप कोशिश कर रहे हैं। जातियों की जनगणना की गई तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा एक मनभेद या मतभेद हो सकता है हालात के मद्देनजर, इसलिए आप नहीं करा रहे? देखिए जब्बार जी, इस बात को मैं आपको बताती हूँ कि ये
जब्बार जी, मैं इस बात को बताती हूँ कि आरक्षण अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1882 में हुआ था, जबकि देश भी आजाद नहीं हुआ था। और आजादी के बाद भी ये आरक्षण की बात और कैटेगराइज करने की बात जो रही, वो इसलिए क्योंकि सबको समान प्लेटफॉर्म पे लाने की बात थी। आज हम जिस तरीके से संवैधानिक तौर पे या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मजबूत हुए, हर नागरिक को समान अधिकार दिया है हमने और सभी को मताधिकार का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में अब हम देश के हिंदू जाति हो या किसी को जाति में बांटते, मैं बार बार कहती हूँ, इससे कहीं ना कहीं हम डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी नहीं अतुल सक्सेना जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। शबनम पांडे जी, मगर इसमें अगर ये जनगणना कर दी जाती है, उसे पब्लिक कर दिया जाता है, तो फिर इसे जातियों में बांटने की कवायद कहाँ है? अतुल जी देखिए जब्बार भाई, है क्या, भाजपा बात करती है सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, पर आप बताइए बिना जातिगत जनगणना कराए हुए आप कैसे जान पाएंगे कि किस जाति का शैक्षणिक स्तर क्या है और किसे कितने एम्स में, आईआईटी में एडमिशंस मिले। अभी हमारे पंत साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ओबीसी में 5000 से अधिक जातियां हैं, पर आप बताइए कि कितनी ऐसी जातियां, मेरे ख्याल 1000 से ऐसी जातियां हैं जिन्हें उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है, ना उन्हें दाखिले मिल पा रहे हैं, ना उन्हें सरकारी नौकरियों में जगह मिल पा रही है। 1000 से ऐसी जातियां हैं जो कि आप देखिए जिनका रिजर्वेशन, जो आरक्षण का लाभ है वो 2% ले रहे हैं। तो जातीय जनगणना यदि अभी जैसे भाजपा की अभी हमारी साथी जो कह रही थी सबका प्लेटफॉर्म जो है सेम करने की बात कर रही थी, तो सबका प्लेटफॉर्म सभी सेम हो पाएगा जब जातिगत जनगणना कराएगी बीजेपी। जब तक आप जातिगत जनगणना करा के उसे सार्थक नहीं करेंगे, तब तक सबका साथ सबका विश्वास लेकर के आप कैसे काम कर पाएंगे? ठीक है, मैं इसीलिए आज जरा राजनीतिक बहस या चर्चा के मूड में बिल्कुल नहीं था और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इस पर थोड़ा सार्थक बातें निकल करके आए। अरविंद जयतिलक जी, अब ऐसी स्थिति में आगे क्या देखें, आगे क्या होगा उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में या 7 राज्यों में 2022 में चुनाव है, आगे क्या स्थिति दिख रही है आपको? जब्बार जी, दो तीन संदर्भों में समझना होगा। देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है, वह कोई इबादत नहीं होती है, एक किस्म से छलावा होती है। जब भी उसकी राजनीति सजती है उस दिशा में आगे बढ़ता है। आपने देखा कि किस तरह से मोदी सरकार जो है उच्च वर्ण को 10% आरक्षण दी, दूसरा जो है उसने मास्टर स्ट्रोक जो है ओबीसी संशोधन बिल को किया। आप देखिएगा आने वाले वक्त में एनडीए गठबंधन के बीच से ही जातीय जनगणना की आवाज उठेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है इस दिशा में पीयूष पंत जी, पीयूष पंत जी, एक बड़ी बात, गंभीर बात कही अरविंद जयतिलक जी ने, सहमत हैं आप उससे? हाँ, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए अभी भी देखिए जो उनके घटक दल हैं उसमें आप देखिए कि ये आज पार्लियामेंट में ये बात कही गई है, कई लोगों ने इस बात को उठाया है और देर सवेर जो है कि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हालांकि क्योंकि उनका जो कोर वोट जो हिंदुत्व की छत्रछाया में जो लैडर में सबसे टॉप पे है, अपर कास्ट जो उनका है, वो अगर हर्ट हो गया, उसका खतरा इनको बना हुआ है, इसलिए जो है अभी ये तुरंत इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे। लेकिन देर सवेर जब ये है कि ये बात उठेगी और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है वही ओबीसी सेक्शन से है और जिसका वो महिमा मंडन भी करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है शायद 2024 नजदीक आते आरएसएस भी इसका समर्थन कर चुका है ओबीसी का। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि ये चुनावी मजबूरी है इनकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा वोट बैंक की राजनीति करती है, उसी के आधार पर निर्णय लेती है। इससे देर सवेर जो आवाज उठ रही है इसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वक्त की तंगी है, मुझे यहाँ पर सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। आप लोगों ने वक्त निकाला और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ में अपनी अपनी बातें रखी। बहुत शुक्रिया शबनम पांडे जी आपका, अरविंद जयतिलक जी, पीयूष पंत जी, अतुल सक्सेना जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों तक सार्थक बिंदु पहुंचाने की कोशिश की। सवाल यह है, केंद्र ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला 2018 में, जिसके जरिए से पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया और उसके बाद में अब 2-3 दिन पहले इस बार एक दर्जा दे दिया राज्य सरकारों को फिर से उस सूची को, ओबीसी सूची को बनाने का। ऐसी स्थिति में क्या अगला चुनाव आते आते केंद्र की सरकार या फिर राज्य के स्तर पर जातीय जनगणना होंगी या फिर उस जातीय जनगणना को पब्लिक किया जाएगा? क्योंकि आने वाले वक्त में यह मुद्दा न सिर्फ गरमाएगा बल्कि इस मुद्दे के इर्द गिर्द सियासी धुरी, सियासी बिसात भी बिछी हुई और बिछेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का भी।